तो जरा सोचिए, यात्रियों से भरी एक फ्लाइट रनवे पर है, उसकी सारी चेकिंग पूरी हो चुकी है, हर प्रक्रिया से वो गुजर चुकी है, बस उड़ान भरना बाकी है। तभी अचानक एक यात्री विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल देता है और वहां हड़कंप मच जाता है। ये घटना चेन्नई एयरपोर्ट की है और इमरजेंसी गेट कांड करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या हैं। तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ इमरजेंसी गेट नहीं खोला, बल्कि एक बड़े सियासी विवाद का गेट भी खोल दिया। ये पूरी घटना आज दिन भर सियासत की दुनिया में ट्रेंड करती रही। बीजेपी और तेजस्वी सूर्या के विरोधियों ने इस मौके को भुनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। आपको इस घटना और इसके असर के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। इंडिगो फ्लाइट में हुई यह घटना पिछले महीने की है। इंडिगो ने बयान जारी करके कहा कि 10 दिसंबर 2022 को एक यात्री ने गलती से फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल दिया था। बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान फ्लाइट 6E7339 का इमरजेंसी गेट खोला गया था। यह फ्लाइट चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली थी। इंडिगो के मुताबिक जब विमान टारमेक यानी रनवे की ओर जाने वाले रास्ते पर था, तो एक यात्री ने दरवाजे पर अपना दाहिना हाथ रखा, जिससे बाहर निकलने का लॉक खुल गया। एयरलाइन की ओर से यह भी कहा गया कि यात्री ने तुरंत इस घटना के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार घटना दर्ज की गई और विमान को अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच से गुजरना पड़ा। इस वजह से उड़ान में 2 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहीं भी यात्री का नाम नहीं बताया गया। हालांकि डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी सूर्या तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई के साथ 10 दिसंबर को इसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक जिस दौरान क्रू मेंबर यात्रियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दे रहे थे, तभी अचानक इमरजेंसी गेट खुल गया। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया गया। सभी को बताया गया कि इमरजेंसी गेट से हवा लीक हो रही थी, इसलिए फ्लाइट रोकी गई। जांच के बाद उड़ान फिर भरी गई। पूरी घटना में 2 बातें सबसे अच्छी रहीं। एक, इमरजेंसी एग्जिट गेट ऐसे समय में खोला गया जब कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, और दूसरी अच्छी बात यह रही कि इंडिगो के मुताबिक गलती करने वाले यात्री ने तुरंत माफी मांग ली। लेकिन इस घटना पर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने का आरोप किसी आम यात्री पर नहीं है, बल्कि एक सांसद पर है, जो कई युवाओं के रोल मॉडल होते हैं, जिन्हें सड़क में, सोशल मीडिया तक हजारों लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इंडिगो ने इस घटना के बाद यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया था, लेकिन कई पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि इस पूरे मामले को कवर किया गया, दबाने की कोशिश की गई, और आरोपों के चक्रव्यूह में बीजेपी नेता का नाम है, इसलिए नाम को जानबूझकर उजागर नहीं किया गया। सत्ता में आगे आपको यह भी बताएंगे कि फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुलना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन पहले आपको अलग अलग नेताओं के बयान दिखाते हैं। आप भी देखिए कि किस तरह पूरे मामले में अब सियासत हो रही है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस घटना पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि ये बीजेपी के वीआईपी बिगड़ैल हैं। एयरलाइन को कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या पावर एलीट का यही रवैया बन गया है? क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हुई? ओह, आप बीजेपी के वीआईपी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी ने कहा कि बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या की गैर जिम्मेदारी से यात्रियों की जान पर बन सकती थी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्होंने ही 10 दिसंबर 2022 को इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोला था। डीजीसीए कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या उनकी पार्टी ने उन्हें फ्री पास दे दिया है? एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने भी इस घटना पर आई मीडिया रिपोर्ट्स पर तंज कसते हुए दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि खैर, अगर आपके पास संस्कारी नाम है तो ये आकस्मिक नहीं है, अगर आप अब्दुल हैं तो आकाश ही सीमा है। कृपया अपनी सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी तेजस्वी सूर्या पर संस्कारी बच्चे वाला तंज कसा। क्या कहा, अब आप खुद सुनिए। अगर नियम की बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या। एक जनाब तो ऐसे हैं कि हवाई जहाज का इमरजेंसी एग्जिट खोल देते हैं। अब इन संस्कारी बच्चों से पार्टी जो चाहे वो करे, उनके साथ देश को तो बचाइए। ये किस तरह का आदमी है? पढ़ा लिखा आदमी, इतनी पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद है, और इमरजेंसी डोर खुल गया। और जो इंडिगो कंपनी है वो भी जवाब दे। पैसेंजर्स की, यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। सिंधिया जी जवाब दें, या सिंधिया जी इतने डर गए हैं अब
अपनी नौकरी बचाने के लिए कि वो कुछ जवाब ही नहीं देंगे, इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर नियम की बात करें तो सामान्य हालात में इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होता है, ये एयरलाइंस पर निर्भर करता है। अगर उसे लगता है कि दरवाजा गलती से या अनजाने में खोला गया है तो यात्री को माफी पर छोड़ा जा सकता है। अगर एयरलाइंस ने दरवाजा खोलने को उपद्रवी व्यवहार माना तो कुछ वक्त के लिए यात्री को नो फ्लाइट लिस्ट में भी डाला जा सकता है। विमान नियम 1937 के क्लॉज 22B, इसमें इसका जिक्र भी किया गया है कि कोई भी यात्री विमान में पायलट इन कमांड की ओर से दिए गए वैध निर्देश का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता है। TV9 भारतवर्ष ने जब तेजस्वी सूर्या से पूरे मसले पर बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसको लेकर हमने इंडिगो को एक आधिकारिक मेल भी किया, लेकिन फिलहाल कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इस घटना को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि दरवाजा जानबूझकर नहीं खोला गया था, गलती से खुल गया था और इसके लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली। The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken, and after that only the plane was allowed to take off. I am not responsible to respond to the opposition. I have to respond to you. सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज हर किसी के मन में उठ रहा है कि फ्लाइट में इमरजेंसी गेट खुलने से क्या होता है और ये कितना बड़ा खतरा है। आपको बता दें, जैसे बस और ट्रेन में आपातकालीन खिड़की होती है, ठीक उसी तरह विमानों में भी इमरजेंसी एग्जिट डोर होते हैं, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में होता है। ये गेट फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट विंग्स के पास होता है। इसे एक बार खोलने पर इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू होता है। इस गेट के खुलने के बाद फिर सेफ्टी के लिहाज से पूरा चेकअप होता है। बिना दोबारा चेकअप किए प्लेन आगे नहीं उड़ाया जा सकता। इमरजेंसी गेट के पास बैठने वालों को छोटी सी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास बैठने को लेकर DGCA की गाइडलाइंस भी हैं। एग्जिट सीट पर बैठने वाले यात्री की उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मिड फ्लाइट में केबिन प्रेशर के चलते इमरजेंसी एग्जिट खोलना नामुमकिन हो जाता है। तो सत्ता में हमने आपको बताया कि कैसे लोग जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। जहां तक बात इमरजेंसी गेट खुलने की है तो दुनिया में इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते एक रूसी विमान का दरवाजा उड़ान भरने के दौरान खोल दिया गया था और जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। नवंबर 2022 में अमेरिका में एक विमान की आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी क्योंकि एक महिला ने 37,000 फीट की ऊंचाई पर इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की थी। साल 2019 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट में महिला ने टॉयलेट समझकर इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। साल 2019 में ही चीन में भी एक महिला ने ऐसी ही हरकत की थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। आमतौर पर फ्लाइट के उड़ने के बाद अगर इमरजेंसी द्वार खोलने की कोशिश की जाती है तो वो दबाव के कारण नहीं खुलता। इसकी आशंका ना के बराबर होती है, लेकिन जमीन पर या रनवे पर इमरजेंसी द्वार कोशिश करने पर खुल सकता है और ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। एक उड़ान भरने को तैयार फ्लाइट का अचानक इमरजेंसी गेट खुलना एक गंभीर मसला है। लिहाजा ना तो इस पर सियासत होनी चाहिए और ना ही किसी का बचाव होना चाहिए। लेकिन इस खबर को आम लोगों के नजरिए से देखें तो सवाल है, क्या आम आदमी से गलती ही सही फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुलता तो क्या उसके लिए ही माफी काफी होती? क्या इंडिगो फ्लाइट केस में सेलेक्टिव ट्रीटमेंट उसमें नहीं दिया गया है? क्या नेताओं की तरह उनकी गलतियां भी VIP होती हैं? और सत्ता में अब हम आपको दिल्ली विधानसभा की वो तस्वीर दिखाते हैं जो सदन की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ऐसी तस्वीर राजनीति में कभी कभी देखने को मिल जाती है। आज दिल्ली विधानसभा में रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल अपनी बात कहने के लिए जब खड़े हुए तो उन्होंने एक झोला निकाल लिया और उसमें से कुछ नोटों की गड्ढियां हाथ में लेकर लहराने लगे। नोटों की इन गड्ढियों में 500 और 100 रुपए के नोट थे। नोटों की गड्ढियों को हाथ में लेकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह बंद रखने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई है। वैसे तो विधानसभा कानून बनाने और सरकारी नीतियों पर बहस के लिए होती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कई बार हमारे प्रतिनिधि हाथों में ऐसे नोटों की गड्ढियां लहराने लगते हैं। आज भी यही हुआ। विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा में यह दावा किया कि दिल्ली में रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में पैसे देकर नौकरी दी जाती है। उनका यह भी आरोप है कि बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग समेत कई पदों पर भर्ती के लिए टेंडर निकला है। नियम के मुताबिक अस्पताल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सरकार का क्लॉज है कि 60%
पुराने कर्मचारियों को रखना है। ठेकेदार और दलाल इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने के बदले उनके वेतन से हर महीने पैसे लेते हैं। विधायक ने दावा किया कि जब इन्होंने इस रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी पैसे देने की कोशिश की गई। आपके विधायक ने यह भी दावा किया कि हेराफेरी करने वालों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए उन्होंने पैसे लिए। पुलिस को, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली के मुख्य सचिव तक को शिकायत की, लेकिन एक्शन नहीं होने के कारण अस्पताल में भ्रष्टाचार जारी है। एक बार सुनिए उन्होंने विधानसभा में क्या कहा, फिर इस खबर पर जो सत्ता की कुंजी है हमने तैयार की है वो भी आपको दिखाएंगे। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मोहिंदर गोयल के भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी बहुत सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी का कहना है कि वो विधानसभा में काली हो चुकी यमुना का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह मुद्दा उठाया, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है कि अस्पताल का सर्विस प्रोवाइडर रिश्वत ले रहा है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। आपसे मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए। आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। आप कह रहे मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन की कॉपी जनता को दिखा दीजिए। आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी हो इस मुद्दे के ऊपर वो दिखा दीजिए, वो उसका दिखा दीजिए। सवाल इस चीज का कि अब तक आपने कुछ इस पे किया नहीं। कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीबी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पे। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। इस साल दिल्ली सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती के लिए टेंडर निकाले। एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला। इस कंपनी ने अस्पताल में कर्मचारी नियुक्त किए। मोहिंदर गोयल अस्पताल समिति के सदस्य हैं। उन्हें भर्ती के बाद लोगों से रिश्वत की जानकारी मिली। मोहिंदर गोयल ने इसकी शिकायत की। दिल्ली सरकार ने इसकी जांच की मांग की, चिट्ठी लिखी, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने और ना ही एसीबी ने, किसी ने भी जांच शुरू नहीं की। और फिर नौबत आई दिल्ली विधानसभा में नोट लहराने की। इस पूरी क्रोनोलॉजी पर हमने विधायक मोहिंदर गोयल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मामला इस समय बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से रिलेटेड मामला था। ये खाली बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से ही नहीं, ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। कहीं पे सुरक्षा कर्मियों के नाम पर, कहीं पे नर्सिंग अर्दली के नाम पर, कहीं पर सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो ये धांधलेबाजी चल रही है, ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी। ये एक कंपनी नहीं, सभी कंपनियां कर रही हैं। जो टेंडर वहाँ पे लेते हैं, 80% की दिल्ली सरकार की तरफ से एक क्लॉज है कि 80% कर्मचारी आपको अपने पुराने रखने का। तो दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा तो यहां से कुछ दूरी पर चुनाव आयोग ने 2023 के पहले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अगले महीने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव ज्यादातर न्यूज चैनलों की नजर में बड़ी खबर का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन सत्ता में हम आपको भारत के कोने कोने की राजनीतिक हलचल से अवगत कराते हैं। इन तीनों राज्यों के चुनाव की तारीख और इन चुनाव का नंबर गेम आपको जल्दी से समझा देते हैं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक और मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इन तीनों राज्यों में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अब जिन 3 राज्यों में चुनाव हैं उन तीनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। त्रिपुरा में माणिक साह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि नागालैंड और मेघालय में एनडीए के मुख्य सहयोगियों के साथ सीएम हैं। 3 विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, सीपीएम को 16 और आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी। बीजेपी के लिए त्रिपुरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में पहली बार बीजेपी यहां सत्ता में आई थी।
विप्लव कुमार देव की अगुवाई में बीजेपी को 36 सीटों पर जीत मिली थी। विप्लव देव सीएम भी बने थे, लेकिन पिछले साल उन्हें हटाकर माणिक साहा को सीएम बना दिया गया था। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी भी त्रिपुरा में सत्ता की रेस में। तो मेघालय में भी एनडीए की ही सरकार है, लेकिन वहां सीएम बीजेपी का नहीं है। 2018 में मेघालय में 60 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर एनपीपी रही, जिसके खाते में 20 सीटें आईं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यूडीपी को 6 सीटें मिली थी। अन्य दलों के खाते में 11 सीटें आई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी मेघालय में सरकार बनाने में कामयाब रही। तो अब नागालैंड में भी 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2018 के चुनाव में यहां बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीडीपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ को 26 सीटों पर ही जीत मिली थी। यहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और 15 साल के अंदर चौथी बार नेफ्यू रिपो मुख्यमंत्री बने। अब तीनों ही राज्यों में बीजेपी और एनडीए के सामने अपनी सरकार रिपीट करने की चुनौती है। वैसे तो ये तीनों छोटे राज्य हैं, लेकिन जनादेश बड़े राज्य का हो या छोटे राज्य का, जनादेश जनादेश होता है। हर जनादेश अपने आप में यूनिक और मैसेज देने वाला होता है। कई बार छोटे चुनाव के संदेश बहुत बड़े होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल किसी भी चुनाव को छोटा समझने की गलती नहीं करते। वैसे भी वर्ष 2023 में ये पहले चुनाव होने वाले, हर राजनीतिक दल इसमें जीत के जनादेश के साथ साल की शुरुआत भी करना चाहेगी। वर्ष 2023 में होने वाले पहले चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा था कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं और पूरा जोर लगाना है। इसके एक दिन बाद आज ही तेलंगाना के खम्मम में एक बड़ी रैली हुई। ये रैली थी बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की। इस रैली में बीजेपी और कांग्रेस विरोधी कई दलों के सीएम और उनके अध्यक्ष शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केसीआर की रैली में पहुंचे। तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव है और बीजेपी तेलंगाना में केसीआर को चुनौती दे रही है। ऐसे में केसीआर की इस रैली को शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। केसीआर तेलंगाना से निकल अब पूरे भारत में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पिछले ही साल अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। इस रैली में केसीआर का फोकस किसानों के मुद्दे पर था। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पूरे देश में हिंदी थोपने की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि अब इनके सत्ता में रहने के सिर्फ 399 दिन बचे हैं। एक बार आपको बीजेपी को हटाने के लिए तीसरे मोर्चे के प्लान को सुनना चाहिए। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं। 400 दिन बाकी हैं। जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, हम तो सीख के गए हैं। पंजाब में भी मैं इसी तर्ज पर शुरू करूंगा सारा प्रोग्राम। अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है। अच्छी चीज कहीं से भी सीख लो। ये नॉलेज शेयरिंग का जमाना है। तो केसीआर की इस रैली में अलग अलग राज्यों के कई बड़े जनाधार वाले नेता शामिल हुए थे, इसलिए कई लोग इस रैली को लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे का प्रोमो और ट्रेलर शूट भी कह रहे हैं। तीसरे मोर्चे के नेताओं के ऐसे वीडियो शूट समय समय पर होते रहते हैं। अलग अलग मंचों पर ये नेता एक दूसरे का हाथ थामकर दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने की बात भी करते हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे का गाड़ी अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि तीसरे मोर्चे की गाड़ी में इंजन कौन है और इंजन के पीछे रहने वाला कोच कौन है। जो लोग तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के फैन हैं, उन्हें उम्मीद है कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा। इस बार जरूर कुछ सीरियस होगा और ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ वीडियो शूट तक सीमित नहीं रहेगा।
ये बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। खैर, इस तरीके की तमाम संभावनाओं पर हमारी नजर रहेगी। आपको सत्ता में ऐसे तमाम समीकरण दिखाते रहेंगे। और अब आपको दिल्ली के पुराने किले की तरफ लेकर चलते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में या फिर किस्सों में दर्ज नहीं होता। कभी कभी इतिहास जमीन की गहराई में मिट्टी की उन तमाम परतों के नीचे दबा होता है जिसे हटाए जाने के बाद सच को सामने ला सकते हैं। एक ऐसे ही सच की तलाश इस वक्त दिल्ली के पुराने किले में चल रही है। क्या दिल्ली का पुराना किला पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर है? इसी को जानने के लिए एएसआई ने दिल्ली के पुराने किले की खुदाई फिर से शुरू कर दी है। ये खुदाई पुराने किले में उस जगह हो रही है जहां अब तक का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण हासिल हो चुका है। 2500 पुराने तथ्य मिल चुके हैं और अब तलाश है महाभारत काल से जुड़े साक्ष्यों की। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित पुराना किला में एक बार फिर से पुरातत्व विभाग ने खुदाई का काम शुरू किया है, इस मंशा के साथ कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, जिस पुराना किला में जहां हम इस वक्त आए हैं, ठीक इसके नीचे क्या महाभारत में उल्लेखित इंद्रप्रस्थ नगरी है या नहीं। देखिए किस बारीकी से यहाँ पे खुदाई का काम जो है वो चल रहा है और ये पहाड़ी एक पथरीला रास्ता है। यहाँ से हम उतर के जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुरातत्व विभाग ने इस पूरी साइट को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया है। इस तरीके की जानकारी भी निकल के आई 2014 और 15 में कि यहाँ पे मिट्टी के कुछ टुकड़े ऐसे मिले, कुछ बर्तन इस तरीके के मिले जो काले रंग के थे, सलेटी कलर के थे। ये बर्तन जो विशेषज्ञों के अनुसार भूरे रंग के थे और इनमें ये ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में इस तरह के बर्तन जो है विख्यात थे। शुरुआती दौर में कुछ इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं खुदाई के अंदर, जिनको साइड में एक तरफ रखा गया है। हालांकि इस तरह के बर्तन जो मिट्टी के होते हैं ये पुराने काल से चले आ रहे हैं, मौर्य काल से लेके ब्रिटिश काल तक का समय रहा हो या फिर आज के दौर में इस तरीके के जो घड़े वाले बर्तन होते हैं जिसे हम घड़ा कहते हैं मिट्टी का, उस तरह के बर्तन। और कुछ आप इसके अंदर देखें जो बॉक्स में पत्थर रखे गए हैं वो भी जो है इनिशियल खुदाई जो हुई है उसमें मिले हैं। दिल्ली में पुराना किला ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हम लगातार जो है 2500 साल के इतिहास को देख सकते हैं। तो यही प्लान किया गया है कि हर काल के स्ट्रक्चर को ओपन करके कंजर्व करके लोगों को देखने के लिए इसको खुला रखा जाए। महाभारत में जो उल्लेखित किया गया है इंद्रप्रस्थ नगर, उसको पूरी तरीके से ढूंढने का प्रयास यहाँ पे 1973 तक प्रोफेसर बीबी लाल ने कराया और जो एक्सकवेशंस किए गए, जो खुदाई की गई, उनके चित्र आप उस दौर के देखिए कि यहाँ पे ये वो पुराने किले का आज भी स्ट्रक्चर, अभी भी गुंबद जो है वो खड़ा हुआ है। इसके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो किस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब एक्सकवेशंस हुए थे। ये आप जगह देखें किस तरह की जब मिट्टी को हटाया गया, जब मिट्टी को साफ किया गया तो किस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो अवशेष हैं वो निकल के सामने आए। आप इस इलाके को देखें या आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखें जो पूरा एक घर का एक स्ट्रक्चर नजर आता है, या फिर आप इस इलाके को देखें या इस तरह के अवशेषों को आप देखें जिनमें एक तरीके से मूर्तियां उभर के सामने आती हैं। यही कुछ प्रमाण ऐसे थे जिससे पता चला है कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नगरी हो सकती थी। और अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब दिल्ली के पुराने किले में खुदाई का काम हुआ और पुराने किले की मिट्टी ने क्या क्या उगला। आज़ादी के बाद सबसे पहले एएसआई के पूर्व महानिदेशक रहे पद्म विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल ने साल 1954 में इसकी शुरुआत की। पहली ही खुदाई में लगभग 2100 साल पुराने शुंग और कुषाण काल के अवशेष पाए गए, साथ ही स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले। इसके बाद साल 1969 और 1973 में भी पुराने किले के एक खास हिस्से को खोदा गया तो उसमें 8 कालों के अवशेष मिले, साथ ही टेराकोटा के खिलौने भी पाए गए। फिर पुरातत्व विभाग के मौजूदा डायरेक्टर बसंत स्वर्णकार की अगुवाई में लगातार 2013 और 2017 में पुराने किले की खुदाई हुई। इसमें मौर्यकाल समेत करीब 2500 साल पुराने साक्ष्य हाथ लगे। अब आगे और जानकारियां सामने आने की उम्मीद की जा रही है। वैसे कई रिसर्चर्स के मुताबिक महाभारत का कालखंड करीब 5000 साल पुराना हो सकता है।
तो दिल्ली के पुराने किले में लगातार क्यों इंद्रप्रस्थ की खोज चल रही है, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल अब तक की खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनका जिक्र महाभारत से जुड़ी कहानियों में है। जो चित्रित बर्तन मिले हैं उनके महाभारत काल के होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो टेराकोटा के खिलौने और मूर्तियां मिली हैं उनका जिक्र भी महाभारत काल में बताया जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा बल मिला है कि ये पांडवों का वही प्राचीन किला है जो इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने बनवाया था। पुराने किले में जिस इंद्रप्रस्थ की तलाश में एसआई मिशन की तरह लगा है उसके बारे में भी सुन लीजिए। महाभारत के मुताबिक पांडवों ने खांडवप्रस्थ के जंगलों को नष्ट करके इंद्रप्रस्थ बनाया था। पांडवों ने बंजर जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया और विकास करके एक नगर बनाया जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। इस इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों ने धृतराष्ट्र से आधा राज्य मिलने के बाद किया। इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना के लिए उन्होंने भगवान इंद्र से मदद ली। इसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लिया। अब दावा है कि जहां कभी पांडव का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था वहां पुराना किला खड़ा हुआ है। इसलिए पुराने किले के इतिहास को भी आज समझिए। पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच करवाया था। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने इस पुराने किले को बनवाया। हालांकि 1545 में शेर शाह सूरी को हुमायूं ने हराकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद पुराने किले की बाहरी दीवारें और द्वार को हुमायूं ने बनवाया। 1920 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने पुराने किले को राजपथ से जोड़ा। आज दिल्ली का पुराना किला बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक है, लेकिन इसका पूरा सच क्या है ये एएसआई के पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद से ही पता चल पाएगा। और अब आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं। वो लोग जो अपने दफ्तर में 8 या 9 घंटे की जी तोड़ मेहनत करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फेरी ग्लोबल ने अपने सैलरी फोरकास्ट सर्वे में बताया है कि साल 2023 में भारतीयों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। इस साल भारतीयों की सैलरी 9.8% तक बढ़ सकती है। एशिया में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा फायदा टॉप टैलेंटेड कर्मचारियों को होगा। तो अगर आप भी टॉप टैलेंटेड कर्मचारियों की लिस्ट में हैं तो आपकी सैलरी में 15% से लेकर 30% तक का इजाफा मुमकिन है, क्योंकि अब सर्वे में यह भी बताया गया है कि कंपनियों को टैलेंट कर्मचारियों की कद्र है। सर्वे के मुताबिक 61% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कुछ प्रमुख कर्मचारियों को रिटेंशन पेमेंट दे रहे हैं। मतलब जो कर्मचारी होनहार हैं और काम में कुशल हैं उन्हें रोकने के लिए भी कंपनी पैसे खर्च कर रही है। भारत पूरे एशिया में ऐसा देश है जहां कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस लिस्ट में दूसरे देश कहां हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारत के बाद वियतनाम के कर्मचारियों की सैलरी 8% तक बढ़ सकती है। इंडोनेशिया के कर्मचारियों के वेतन में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। चीन और फिलीपींस में यह इंक्रीमेंट 5.5% तक हो सकता है। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड के कर्मचारियों के वेतन में 5% के इजाफे का अनुमान है। तो खबर अच्छी है, लेकिन देखिए सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है।